उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम एग्जाम डे के हवाले से कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों के पास आ जाता है 1 डे बिफोर एग्जाम, या टाइम मैनेजमेंट हो गया, पेपर मैनेजमेंट हो गया, बबल शीट हैंडलिंग हो गया, क्योंकि ये वो तमाम की पॉइंट्स हैं जो किसी हद तक स्टूडेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो सेशन को देखने के बाद अगर किसी बच्चे की 1% एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है तो इसका ये मतलब है कि पेपर के 2 एमसीक्यूज हो गए। तो यही 2 एमसीक्यूज बाज़ औक़ात डिसाइड करते हैं कि भाई आपका एमबीबीएस होगा या बीडीएस होगा। तो हर एक एमसीक्यूज की खास अहमियत होती है और मुझे इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन है कि इस की पॉइंट्स को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे आपके ब्लर रीजन होंगे जो पॉलिश हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होगा। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी जितने भी एंट्री टेस्ट के हवाले से डू एंड डोंट्स हो सकते हैं एग्जाम डे के हवाले से उनको हम डिस्कस कर सकें, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा टाइम मैनेजमेंट, पेपर मैनेजमेंट, बबल शीट हैंडलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। इस ऑनलाइन सेशन में हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे जर्नल गाइडलाइंस को विद इन 2-3 मिनट्स, जो इंशाल्लाह ताला एक जर्नल गाइडलाइन होंगी। जैसे कोई बड़ा भाई आपको सजेस्ट करता है या कोई मशवरा देता है कि आपने वो दिन या उससे पहले वाला दिन कैसे गुजारना है। और फिर हम लोगों के पास आ जाएंगी टेक्निकल गाइडलाइंस, जो इस वीडियो का मेन मकसद है, ताकि जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं वो आपको पहले से पता हो, ताकि पेपर वाले दिन आपको छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो फायदा दे सकें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डे बिफोर एग्जाम, मतलब सैटरडे वाला दिन। सैटरडे वाले दिन हम लोगों ने जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारी अपनी नजर के आगे से गुजारने हैं, ताकि सारी चीजें हमें याद रहें, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास हो जाते हैं फिजिक्स के फॉर्मूला शीट्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कंडीशन, कैटलिस्ट हो गए, इनऑर्गेनिक के कुछ की पॉइंट्स हो गए, बायो के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गए जो किताब में बोल्ड एरिया लिखा है, या जो टॉपिक्स के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं को एक नजर देख लिया। किताब में मौजूद कुछ टेबल हो गए, टिडबिट हो गए, डायग्राम्स हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, उन चीजों को एक नजर देख लिया। मतलब इन शॉर्ट वो तमाम चीजें जो हमें आती हैं, जो हमें अच्छी तरीके से याद हैं, उनको जस्ट एक दफा अपनी नजर के आगे से गुजारना होता है, ठीक है, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें जो हैं वो हमने कवर कर रखी हैं। और ये सारी अप्रोच हमने कोशिश करनी होती है कि इशा से पहले पहले हम कंप्लीट कर लें। जो एक आइडियल टाइम होता है वो मगरिब होता है, लेकिन आजकल हमारे पास जो इशा है वो भी तकरीबन 7 बजे के आसपास होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेहतर यही होगा कि इशा से पहले पहले जितने भी की पॉइंट्स आपने रिवाइज करने आपने कर लेनी है, उसके बाद अपनी सारी किताबें बंद करके आपने एक साइड पे रख लेना है, इशा की नमाज पढ़ना है और उसके बाद रिलैक्स करना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम के पहले वाला जो दिन होता है उस पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपने करना होता है कि अपना जो एग्जाम के दिन जो जो चीजें लेके जानी है वो आपने तैयार करके अपनी टेबल पे रख लेनी होती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का पेपर बोर्ड हो गया, तकरीबन आप लोगों ने 3-4 अपने पास बॉल पॉइंट, पॉइंटर्स, मार्कर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो रख लेने हैं। उसके अलावा अपने आपका रोल नंबर जो है उसका प्रिंट आउट करके अपने पेपर बोर्ड पे आपने लगा लेना है। अपना ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड हो गया, फॉर्म भी हो गया, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो आपने पेपर बोर्ड के ऊपर लगा लेना है। साथ में कोशिश ये करनी है कि 3-4 स्वीट्स जो आपको अच्छी लगती हैं वो आपने अपने पेपर बोर्ड के साथ रख ली हैं, ताकि अगर पेपर के दौरान आपको लगे कि आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है या आपको कुछ खाने की जरूरत महसूस हो रही है तो जल्दी से जो टॉफी है आप उसका इस्तेमाल कर सको। इसी तरीके से कोशिश करो एक छोटी मिनरल वाटर की बोतल जो है वो पहले से आपने अपनी टेबल पे रखी हो, ये अपनी पसंद का कोई छोटा बिस्किट का पैक हो सकता है, वो अपनी टेबल पे रख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपने पेपर से एक दिन पहले तैयार करके अपनी टेबल पे रख लेनी होती हैं, क्योंकि ऐसा बहुत दफा देखा गया है कि कुछ बच्चे पेपर वाले दिन सुबह सुबह अपना रोल नंबर प्रिंट आउट करने के लिए भाग रहे होते हैं। वो संडे का दिन होता है, ज्यादातर जो शॉप्स होती हैं वो बंद होती हैं और बच्चों को सुबह बड़ा स्ट्रेस और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब उसके बाद जनरल गाइडलाइंस में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है वो है पॉजिटिव अप्रोच का, पॉजिटिव एटीट्यूड का। मिसाल के तौर पे ये वो पॉइंट है जो एक विनिंग स्टेट आपको दिलवा देगा, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से। पॉजिटिव अप्रोच ये होगी कि जिस टाइम पे आप सैटरडे वाले दिन सुबह जागोगे तो अपने माइंड में आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे सारा कुछ आता है, मैं उसकी रिवीजन कर रहा हूं। जिस टाइम पे आप इशा के आसपास अपनी सारी किताबें बंद कर लोगे, बस ऑटोमेटिकली आपने सब अच्छा ही सोचना है। अच्छा सोचने में कुछ भी अच्छा हो सकता है, मतलब आप ये सोचोगे कि जितना मुझे आता है आपका एग्जाम उसी में से आएगा, जितने भी सवाल हैं आप अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करोगे। मिसाल के तौर पे आपको आपका फेवरेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, एंट्री टेस्ट में आपका एक बेहतरीन स्कोर आएगा, इसके बाद आप एनजीकॉन एकेडमी की अवार्ड सेरेमनी में जाओगे, वहां पे अपना प्राइज कलेक्ट करोगे, वहां पे जूनियर्स को एक अच्छे फीडबैक दोगे। मतलब इस तरीके से आपने एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, इस तरीके से कि आपका ये एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
कोई भी नेगेटिव चीज अपने करीब नहीं आने देनी। मैं नेगेटिव चीजों की एग्जांपल में भी नाम नहीं लेना चाहूंगा ताकि कोई भी नेगेटिव अप्रोच आपको टच भी ना करे। क्यों? क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी आपने अपना माइंडसेट इस तरीके से तैयार करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर इन अ गुड स्टेट, ठीक है। और अगर ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव अप्रोच होगी तो नींद भी आपको अच्छी आएगी और रिलैक्स भी आप कर पाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम है और उससे पहले रिलैक्स करना इंतहाई जरूरी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम के दिन के हवाले से एक जनरल गाइडलाइन हमारे पास ये हो जाएगी कि आपने कोशिश ये करनी है कि सुबह जल्दी उठना है। ऐसा नहीं है कि आपने 9 बजे अगर जाना है तो आप 8:30 बजे का अलार्म लगा के उठो और फिर सारी चीजें जल्दी जल्दी कर रहे हो और भाग रहे हो, ठीक है, ताकि एक पैनिक सिचुएशन ही ना क्रिएट हो। कोशिश ये करो कि तकरीबन 6:15 के आसपास उठ जाओ। आजकल ऐसे भी फजर हम लोगों की तकरीबन 6:45 बजे कज़ा हो रही है, तो आराम से ठंडे पानी से आपने वजू करना है ताकि आंखें वगैरह खुल जाएं और अच्छे तरीके से फ्रेश हो जाओ। ठंडे पानी से जल्दी जल्दी वजू करना और उसके बाद नमाज अदा करनी है और कोशिश करनी है नमाज के बाद एक अच्छी खासी दुआ करनी है और उसके बाद एक अच्छा जो है आपने नाश्ता करना है, ठीक है। अब अच्छे नाश्ते से ये नहीं मुराद कि भाई आप इतना हैवी नाश्ता कर लो कि भाई आप सुस्ती हो जाओ, हिल ही ना सको, ठीक है। हेल्थी नाश्ते से ये मुराद है, सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल हो जाती है फ्रूट्स। आप कोशिश करो कि सुबह अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ ताकि एनर्जी भी आपको मिले और अच्छे तरीके से आप उस चीज को एंटरटेन भी कर सको फ्रेश तरीके से। जूस हो गए, फ्रूट्स हो गए, अंडा डबल रोटी हो गया, या मिसाल के तौर पर आपके पास ब्रेड जैम हो गया, ये एक अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जब आप नाश्ता कर लोगे तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप थोड़ी वॉक करो नाश्ते के फौरन बाद। जैसे ही आप नाश्ता कर लोगे, आपने ऐसा नहीं है कि लेट जाना है, आपने उठना है और थोड़ी सी चहलकदमी करनी है और चहलकदमी के दरमियान आपने जिक्र करना है। जिक्र बेहतरीन तरीका हम लोगों के पास हो सकता है, आप दरूद शरीफ जितना ज्यादा हो दरूद शरीफ पढ़ो। मतलब जिस टाइम पे आप सुबह उठोगे, वजू करोगे, नमाज पढ़ोगे, इस दौरान कोई भी फालतू बात करने से बेहतर है आप पेपर तक, यानी जिस टाइम पे आप पेपर के लिए चले जाते हो, अपनी एग्जाम सीट पे बैठ जाते हो और क्वेश्चन पेपर मिलने तक आप सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ते रहो और एकदम पॉजिटिव अप्रोच अपने माइंड में रखो। मतलब माइंड में ये ख्यालात रखो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा कुछ आता है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। और दरूद शरीफ जो है वो आपकी जुबान पे होना चाहिए ताकि आपको एक मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मिलती रहे। ये मेरा अपना एक एक्सपेरिमेंटल करदा जो है वो अप्रोच है। हमेशा मैं इसी तरह की अप्रोच रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने हमेशा अपना करम किया, हमेशा मेहरबानी की है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पे भी दरूद शरीफ की बरकत से अपना करम और मेहरबानी करेगा। उसके बाद आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 बजे का है, तो आपने यही कोशिश करनी है कि कम से कम आप 9 बजे के आसपास अपने टेस्ट सेंटर के करीब हो। इतना आपने माइंड में रखना है, खास तौर से वो तमाम लोग जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती, कि पहली बात है हमारे पास संडे का दिन है, दूसरी बात है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सुबह ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो यूजुअली ऐसा हो जाता है कि हमारे पास टैक्सी रिक्शा जो है हमें टाइम पे नहीं मिलता। तो आपने इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि सुबह जल्दी निकलना है ताकि आपको टाइम पे रिक्शा टैक्सी मिल जाए और आप तकरीबन 9 बजे के आसपास अपने टेस्ट सेंटर के आसपास मौजूद हो। अगर 10-15 मिनट लेट भी हो जाते हो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो आपके टेस्ट सेंटर के गेट्स हैं वो तकरीबन 10:15 के आसपास बंद होंगे। घर से निकलने से पहले कोशिश करो वजू जरूर करो, अपने पेरेंट्स से जरूर मिलो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि काइंडली आपको दुआओं में याद रखें, क्योंकि पेरेंट्स की जो माँ बाप की जो दुआ होती है वो औलाद को जरूर लगती है, ठीक है। और उसके बाद बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से आपने टेस्ट सेंटर के लिए निकलना है। मतलब चेहरे पे आपकी स्माइल हो, स्माइल आप लोगों ने अपनी डाउन नहीं होने देनी, चेहरे पे आपकी स्माइल हो, जबान पे दरूद शरीफ हो, माइंड में ये सेट हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी, और इस अप्रोच से आपने अपने घर से निकलना है अपने टेस्ट सेंटर के लिए। ठीक हो गया। तो अभी तक जितनी बातें हमने डिस्कस की वो एक जनरल गाइडलाइन थी, मतलब एक भाइयों वाला मशवरा था कि अगर मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं आपको टेस्ट वाले दिन के लिए कौन कौन सी सजेशन जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा ताकि टेस्ट वाले दिन किसी किस्म का आप पैनिक ना कर जाओ, क्योंकि वो जनरल गाइडलाइंस थी जो मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में फेस की हुई हैं और मुझे काफी फायदा हुआ है उनसे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल गाइडलाइंस को कि यानी पेपर के दौरान आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, टेक्निकल गाइडलाइंस में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है बबल शीट ऑब्जर्वेशन का। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसा बहुत दफा ऑब्जर्व किया कि जैसे ही बच्चे को बबल शीट मिल जाती है वो उसको इग्नोर करता है और उसकी पूरी नजर ये होती है कि किसी तरीके से बस उसे क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर का पहला सवाल वो देखे और डायरेक्ट उसको हल करे। लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि बबल शीट ऑब्जर्वेशन जो है वो इंतहाई जरूरी होती है। देखने को जस्ट ये आपके 40-45 सेकेंड लेगी, लेकिन किसी हद तक ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो सेव करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बबल शीट ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हम लोगों के पास एनजीकॉन का एक सैंपल है
ठीक है, हो सकता है कि आपको इससे मिलता जुलता सैंपल मिल जाए और यह भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल एक डिफरेंट सैंपल मिले, लेकिन उसके अंदर जो नोट करने वाली चीजें हैं वो तकरीबन एक जैसी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि जो बबल शीट आपको मिली है, क्या आपका जो रोल नंबर है उस पर ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऐसा होता था कि ऑलरेडी जो आपका रोल नंबर और नाम होता था वो आपकी बबल शीट पे मेंशन होता था, तो इन केस बच्चों को काफी आसानी हो जाती थी। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका रोल नंबर है और जो आपका नाम है वो ऑलरेडी आपकी बबल शीट पे मेंशन है। अगर मेंशन है, वेरी गुड। अगर इन केस आपका रोल नंबर और आपका नाम जो है वो बबल शीट पे मेंशन नहीं है, तो आपने इन्विजिलेटर से फौरन पूछना है कि क्या हमने ये रोल नंबर और नाम खुद लिखना है, अगर लिखना है तो इसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी। ठीक है, तो ये चीज इंतहाई जरूरी है ताकि वो बच्चे जिस टाइम पे अनाउंसमेंट पे वो रिएक्ट कर रहे होंगे, आप पहले से उस रिएक्शन के लिए तैयार होंगे। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है वो ये है कि अगर आपकी बबल शीट पे इस तरह का कोई कॉलम बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है टेस्ट फॉर्म या टेस्ट आईडी या टेस्ट नंबर, और यहां पे फॉर एग्जांपल अगर बी के दायरे को उन्होंने फिल किया हुआ है, इसका यह मतलब है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके ऊपर भी बी ही लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उसका सैंपल बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो उसके ऊपर भी इस तरीके से बी लिखा होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपने करनी है। ऐसा ना हो कि आपकी बबल शीट पे मार्क हुआ सी और क्वेश्चन पेपर जो आपको मिल जाए वो मिल जाए ए का, तो इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इंसान है, इतने ज्यादा बच्चे हैं, तो एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जो आपने खुद नोट करनी होती है। ठीक है, अगर आपको बबल शीट मिली है उस पर ऑलरेडी अगर वहां पे बी लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर भी बी होगा। अगर वहां पे सी लिखा है तो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो भी सी का होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बबल शीट जो है उस पे कोई कॉलम जो है वो फिल ना हो। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो बबल शीट मिले उस पे कोई भी कॉलम जो है वो फिल ना हो, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वो बी का मिलेगा तो वहां मौजूद इन्विजिलेटर से आप फौरन पूछ सकते हो कि मुझे क्वेश्चन पेपर जो मिला है वो बी का मिला है, तो क्या मैं इसको बी से फिल कर लूं या रहने दूं। मतलब हर चीज में आपने कोशिश करनी है कि इन्विजिलेटर से इस चीज का पूछ लेने और उसके बाद आपने इस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, यहां पे मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। बाज औकात कुछ बबल शीट्स पे लिखा होता है एग्जाम नंबर, एग्जाम कोड, एग्जाम आईडी, तो इस चीज को आपने अपने रोल नंबर से जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, जो आप लोगों का ये एग्जाम नंबर, एग्जाम कोड या एग्जाम आईडी जो होता है वो एक्चुअली आपका पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होता है। जैसे देखो यहां पे कोड लिखा हुआ है 207, तो आप लोगों का ये जो है वो एग्जाम का एक नंबर होता है या एग्जाम की एक आईडी होती है जो यूजुअली 3 डिजिट्स की होती है, 1 2 3, तो यूजुअली 3 डिजिट्स की होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम कोड को अपने रोल नंबर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस करना जरूरी था। अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो सैंपल है वो एनजी कॉन का है, हो सकता है आपको इसी से मिलता जुलता कोई सैंपल मिल जाए, आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा सैंपल भी मिल जाता है तो उसमें यही एक बारीक बारीक चीजें होंगी जिसको डिस्कस करना जरूरी था। उम्मीद है आप सारी चीजों पर आप समझ गए हो कि टेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होगा, ए बी सी में से कोई दायरा फिल होगा उसका क्या मतलब होगा, रोल नंबर नाम अगर मेरा लिखा होगा तो मैंने चेक कर लिया, अगर नहीं लिखा होगा तो मैंने लिखना है, लेकिन इन्विजिलेटर से पूछ के मैंने सारी चीजें करनी है। ठीक हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बबल शीट ऑब्जर्वेशन में इंक्लूडेड है। अब एक और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं जो यूजुअली देखने में तो शायद आपके 10-12 सेकंड लेगा, लेकिन आपके आराम से 5-6 एमसीक्यूज भी बचा सकता है। जो बबल शीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है रो डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारे पास होती है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वाली जो बबल शीट है वो हमारे पास है रो डिस्ट्रीब्यूशन। रो डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद जो 11 है वो इस जगह पे है। ठीक है, कुछ हमारे पास होती है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद यहां पे 11 लिखा होता है। ठीक है, और ज्यादा बच्चे किसी हद तक इस पैटर्न के साथ जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं। जैसे वो क्वेश्चन पेपर से देख रहे हैं कि भाई 7 में बी था, बी फिल कर लिया, 8 में ए था, ए फिल कर लिया, 9 में सी था, सी फिल कर लिया, 10 में बी था, बी फिल कर लिया, 11 में सी था। तो वो ये नहीं देख रहे कि भाई ये 51 है, वो डायरेक्ट इसी तरह एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। और जिस टाइम पे किसी हद तक वो आधा या पूरा कॉलम कर लेते हैं फिर उनको होश आता है कि भाई मैंने तो गलत कर लिया है। उस टाइम पे बंदा पैनिक कर ले, इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि बंदा 10-12 सेकंड पहले इस बबल शीट को गौर से देख ले कि इसका पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है,
तो जैसे ही फॉर एग्जांपल इसका पैटर्न आप ऑब्जर्व कर लोगे कि भाई ये 10 है, 10 के बाद 11 है, फिर यहां पे 20 है, 20 के बाद 21 है, फिर यहां पे 40 है, 40 के बाद 41 है, फिर 50 और फिर 51 जो है वो यहां पे आ रहा है। तो थोड़ा सा आपने इसको ऑब्जर्व कर लेना है कि जो आपको बबल शीट है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन पे दी गई है। अब ये देखने पे देख लो, आपके जस्ट 10 सेकंड लेगा, लेकिन फायदा ये हो जाएगा कि आप साइकोलॉजिकल तैयार हो जाओगे कि जिस टाइम पे आपको पेपर मिलेगा और उसके बाद आप बबल शीट पे आओगे तो आप ये अप्रोच के लिए बिल्कुल तैयार होगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच थी जो आपसे डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा हुआ है कि वो ज्यादा नहीं लेकिन 2-4 एमसीक्यूज इधर जल्दबाजी में लिख लेते हैं। ठीक है, और बाद में फिर पैनिक कर जाते हैं। तो ये तमाम की पॉइंट्स थे बबल शीट ऑब्जर्वेशन के हवाले से। अब हम आगे चलते हैं और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्वेशन के हवाले से। अभी तक जितनी बातें हमने डिस्कस की वो बबल शीट ऑब्जर्वेशन के हवाले से की और उसका क्या फायदा होगा वो भी आपको चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब दूसरी हमने अप्रोच डिस्कस करनी है क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्वेशन के हवाले से, कि मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चन पेपर बच्चों को जैसे ही मिलता है वो फौरन क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये लगता है उससे पहले 30-35 सेकंड आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पेपर को दो ताकि उसके ऊपर भी एक अपनी पॉजिटिव अप्रोच जो है आप डेवलप कर सको। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्टेड हैं। जिस टाइम पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आया आपका जो पेपर है वो पोर्शन वाइज है। पोर्शन वाइज ये होता है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग पोर्शन बना होता है। जैसे केमिस्ट्री है, सारे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, बायो है, सारे बायो के एमसीक्यूज, फिजिक्स है, सारे फिजिक्स के एमसीक्यूज। तो किसी हद तक जो पोर्शन वाइज एग्जाम है उसको सॉल्व करना आसान होता है क्योंकि आप अपनी मर्जी के पोर्शन पे चले जाते हो। जैसे सबसे पहले मेरे माइंड में आ गया भाई मैं बायो करूंगा क्योंकि वो आसान है, मुझे आती है, कम टाइम में हो जाएगी। उसके बाद मैं इंग्लिश करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा और फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग कर लूंगा। तो किसी हद तक आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो डिजाइन हो जाती है। दूसरे टाइप का जो पेपर होता है वो हमारे पास शफल्ड एग्जाम आता है। शफल्ड एग्जाम इस तरीके से होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि 3 एमसीक्यूज फिजिक्स के हैं, फिर 3 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के हैं, फिर 3 एमसीक्यूज बायो के हैं, फिर 1 एमसीक्यूज इंग्लिश का है, फिर 2 एमसीक्यूज बायो के हैं, फिर 2 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के हैं। तो पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो शफल्ड होता है। किसी हद तक जो शफल्ड एग्जाम है इसका डिफिकल्टी पोर्शन वाइज एग्जाम से थोड़ा सा ज्यादा होता है। खासतौर पर परेशानी उन बच्चों को आती है जिनकी रिवीजन स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि देखो जैसे ही वो फिजिक्स के एमसीक्यूज कर रहे होते हैं सारा का सारा फिजिक्स वो अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं, नीचे डायरेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को हल करते हैं, कुछ अपने माइंड में रिकॉल कर लेते हैं, नीचे डायरेक्टली इनहेरिटेंस आ जाता है। तो फिर बाज औकात वो हर सवाल पे थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं उसको हल करने के लिए। लेकिन वो बच्चा जिसकी रिवीजन स्ट्रांग है उसको इस शफल्ड एग्जाम से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट गो थ्रू सारा एग्जाम अच्छे तरीके से अपना सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगेन पोर्शन वाइज एग्जाम को करने की एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, शफल्ड एग्जाम को करने की एक अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपने ये ऑब्जर्वेशन बनानी है कि भाई ये पोर्शन वाइज एग्जाम है या शफल्ड एग्जाम है, और उसके बाद अपना पेन आपने निकालना है और उस स्ट्रेटेजी जो आपके माइंड में है उस तरतीब से उस पेपर को हल करने की कोशिश करनी है। और कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है मैं ये आगे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, अब टेक्निकल गाइडलाइन में जो अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो पेपर एंड टाइम मैनेजमेंट का आ जाता है। ये इंतहाई जरूरी टेक्निक होती है क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपको पेपर एंड टाइम मैनेजमेंट आता है तो ऑटोमेटिकली जितना पेपर का आसान हिस्सा होगा या वो तमाम हिस्सा जो आपको आता है आप पहले कर लोगे और सेफ हो जाओगे। लेकिन एक बच्चा जिसको ये टाइम एंड पेपर मैनेजमेंट नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है कि पेपर खत्म हो जाए और वो हिस्सा जो उसको आता था वही रह जाए अनलकीली। ठीक है, तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इस हवाले से जो मेरी अप्रोच है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अप्रोच मेरे से भी ज्यादा बेहतर हो तो आप उसी के साथ रहोगे। ठीक हो गया। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, पेपर मैनेजमेंट और पेपर अटेम्प्टेशन की जो एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है वो ये होगी कि आपने कोशिश ये करना है कि आपने 1 से 200 तक जाना है, और इस दरमियान जितने भी आसान एमसीक्यूज हैं वो तमाम एमसीक्यूज जो आपको आते हैं, वो तमाम एमसीक्यूज जो फौरन 1 गो में आप सॉल्व कर सकते हो, और वो तमाम एमसीक्यूज जिसमें बिल्कुल बारीक सी छोटी मोटी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और आराम से आपको 1-1.5 मिनट में वो आंसर दे सकते हैं, उनको आपने सॉल्व कर लेना है। और 1 से 200 तक जाते हुए वो तमाम एमसीक्यूज जो आपको नहीं आते या फौरन दिमाग से निकल गए हैं, या आपको ये लगता है कि भाई इनमें तो अच्छी खासी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, या आपको लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं लेकिन मैं इसको बाद में करूंगा, उन पे आप डायरेक्टली स्टार लगाओगे और आगे जाओगे। ठीक है, इसका मेन फायदा यह हो जाएगा कि जिस टाइम पे आप 1 से 200 तक जाओगे ना तो पेपर का जितना आसान एमसीक्यूज होगा या जितना रिकॉल एमसीक्यूज होगा या बेसिक एमसीक्यूज होगा वो आप कर चुके होगे।
और ऐसा करने पे आपको ये भी महसूस होगा जिस टाइम पे आप वन गो कर लोगे कि आपने तकरीबन पेपर का 170 टू 175 एमसीक्यूज जो है वो कर लिया है। तो इसका ये मतलब है कि ऑटोमेटिकली आप टॉप 1000 की लिस्ट में आ गए हो, आप मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में आ गए हो किसी हद तक। अब जो आने वाले 30 से 25 एमसीक्यूज होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि आपका कितना अच्छा मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपने 1 से 200 तक चले गए, सारे इजी एमसीक्यूज कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 एमसीक्यूज आपने पढ़ा, आपने बोला भाई इसमें डी ऑप्शन है, इसको टिक कर लिया। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज पढ़ा, आपने बोला इसमें डी ऑप्शन है, इसको भी टिक कर लिया। तीसरा एमसीक्यूज पढ़ा, आपको लगा भाई ई ऑप्शन है, इसको भी टिक कर लिया। अब ये चौथा एमसीक्यूज है, आपने पढ़ा, आपने सोचा कि भाई इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आई, या मैं भूल चुका हूं, या बिल्कुल माइंड से निकल गया है, या इसमें तो बहुत सारी हैवी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उस पर स्टार लगाया और आगे चले गए। तो ऑटोमेटिकली जिस टाइम पे आप 1 से 200 तक चले जाओगे तो फिर आप शुरू से अपना क्वेश्चन पेपर दोबारा ओपन करोगे और वो तमाम एमसीक्यूज जिन पे स्टार लगा होगा उसको अब अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब स्टार लगाने का मेन फायदा ये हो जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। बाज़ औक़ात बच्चे ऐसे हैं बबल शीट से ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा 4 नंबर नहीं किया, फिर क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, उसको आगे पीछे करते हैं, 4 नंबर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं 16 नंबर नहीं किया बबल शीट से, फिर क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, उसको 16 नंबर को ढूंढते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा एक टाइम डिले प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है कि जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उस पर एक स्टार लगा लो, ठीक है, और आगे जाओ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे, जितने स्टार वाले क्वेश्चन हैं आपको फौरन नजर आ जाएंगे और फौरन उसको आप सॉल्व करोगे और आगे जाओगे, ठीक हो गया। अब दूसरा राउंड हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल स्टार वाला एमसीक्यूज आपने ओपन किया, आपने थोड़ा सा उसको सॉल्व किया और अगेन आपको लगा कि भाई ये तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, उस पे एक और आपने डबल स्टार लगा दिया, ठीक है, एक स्टार के साथ एक और स्टार लगा दिया और फिर आगे चले गए, ठीक है। और उसके बाद जिस टाइम पे आप 1 से 200 तक जाओगे और सारे के सारे स्टार वाले एमसीक्यूज कर लोगे, देन आपको रियलाइज होगा कि आपने मजीद जो है वो 12 से 20 सवाल कर लिए हैं और तकरीबन आपके पास जो है वो 6 से 12 सवाल जो हैं वो रहते हैं। अब ऑटोमेटिकली ये जो 6 से 12 सवाल होंगे ना, ये वो सवाल होंगे जिनको फिल्टर करना था, जिनसे पहले पंगा नहीं लेना था, क्योंकि आपके पेपर में 6 से 12 सवाल ऐसे होंगे जिनका वेरी हार्ड कैटेगरी के होंगे या जिसमें थोड़ी ज्यादा कॉन्सेप्चुअलिटी या टेक्निकलिटी इंवॉल्व होगी। तो अगर आपने पेपर के ये सवाल फिल्टर कर लिए तो इसका ये मतलब है कि आपके जो टाइम जाया होने के चांसेस थे या वो तमाम चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी वो आपने फिल्टर कर लिया, या वो तमाम चीजें जो मेजॉरिटी बच्चों की गलत होती हैं वो आपने ऑलरेडी फिल्टर कर ली हैं। तो अब आप देखोगे कि अगर आपसे एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रह गए और आपके पास ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट का टाइम होगा तो वो जो डबल स्टार वाले एमसीक्यूज है ना वो आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप परेशान नहीं होते, आप रिलैक्स होते हो, आपको पता होता है भाई मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है और मेरे पास 6 से 12 एमसीक्यूज रहते हैं और इस पे मैंने अभी अपनी अप्रोच बनानी है, ठीक है। और दूसरा डबल स्टार का ये भी मतलब होता है कि ऑलरेडी आप इस सवाल को 2 दफा पढ़ चुके हो, ये सवाल आपके लिए नया नहीं है, तो आपको ये लगता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंट गेस जो है वो आपका लग रहा होता है। तो जिस टाइम पे आप तीसरे गो में आओगे, मतलब डबल स्टार वाले सवालों को हल करने लगोगे, तो आपने उस टाइम पे उसका डू एंड डाई करना है। मिसाल के तौर पे अगर फिर भी वो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो ऑप्शंस देखो कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। आप इंटेलिजेंट गेस भी लगा सकते हो कि भाई सी तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ए एंड बी में से एक हो सकता है, तो हो सकता है ये हो जाए, तो आपने इंटेलिजेंट गेस लगाने हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल सवाल समझ ही ना आए, तो उसका फिर क्या होगा, आपने तुक्का लगा लेना है, बिकॉज वी डोंट हैव द नेगेटिव मार्किंग। अगर आप कोई चीज छोड़ते हो इसका मतलब है 0, अगर कोई चीज कोई ना कोई तुक्का आप लगा लेते हो तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि 25% चांसेस हैं कि शायद उसका नंबर आपको मिल जाए, शायद आपका सवाल ठीक हो जाए, ठीक है। तो अगर नहीं आता अक्कर बक्कर बम्बे बो वाली टेक्निक लगानी है और कोई चीज आपने छोड़नी नहीं है। तो यह था हमारा पेपर मैनेजमेंट। इसको मजीद मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूं। 1 से 200 तक जाना है, जितने सवाल आसान है, बेसिक हैं, आपको आते हैं या छोटी सी कैलकुलेशन करके सॉल्व हो रहे हैं उनको करना है। फिर उसके बाद जो नहीं आते उन पे स्टार लगाना है। उसके बाद वापस अपने पेपर पे आना है। उसके बाद जितने स्टार वाले एमसीक्यूज हैं उनको हल करने की कोशिश करनी है और फिर 200 तक जाना है। वो तमाम एमसीक्यूज जो मजीद फिर सॉल्व नहीं हो रहे या आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग, उन पे डबल स्टार लगाना है। आखिर में आप यही देखोगे 6 से 12 सवाल ही रहते होंगे, ऑटोमेटिकली टाइम भी उतना ही रहता होगा कि फौरन आपने उस पर या तुक्का लगाना होगा या इंटेलिजेंट गेस लगाना होगा या 3-4 दफा पढ़ने की वजह से ऑलरेडी जिस टाइम पे आप रिलैक्स माइंड के साथ दोबारा उसको देखोगे वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी जिस स्ट्रेटेजी से आप हमेशा सेफ जोन में रहोगे, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास टेक्निकल गाइडलाइन आ जाती है बबल शीट हैंडलिंग के हवाले से। किसी हद तक ये बच्चों की फेवरेट गाइडलाइन है क्योंकि सारे बच्चे इसी के मुतालिक लगातार सवाल पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बबल शीट हैंडलिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं।
अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे पहले अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और आखिर में बबल शीट को फिल करते हैं। मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं इसको। ये हमेशा सबसे रिस्की टेक्निक रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हुआ है, इवन प्रैक्टिस टेस्ट में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे जिस टाइम पे आखिर में अपनी बबल शीट फिल कर रहे होते हैं वो टाइम ही खत्म हो जाता है और हम उनसे बबल शीट उनकी खींच लेते हैं। इधर तो फिर भी हम उनको 5-6 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं कि चलो तुम लोग ये कर लो, लेकिन मेन एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा टाइम वाली चीज नहीं है। वो जैसे ही आपकी बबल शीट फिल है या नहीं है, पेपर आपने किया हुआ है या नहीं है, वो जैसे ही आपका टाइम अप होगा आपसे बबल शीट खींच लेंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि बबल शीट को आपने साथ साथ फिल करना है। अब मैं एक ही एमसीक्यूज भी फिल करने को नहीं कह रहा, क्योंकि इस पे भी किसी हद तक ज्यादा टाइम डिले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 में डी है, आप फिर बबल शीट निकालो, डी को फिल करो, फिर मेरे पास 2 में बी है, फिर बबल शीट निकालो, 2 को फिल करो। तो किसी हद तक ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होती है, ठीक है, क्योंकि बार बार आपने बबल और पेपर के दरमियान अपनी चीजों को मैनेज करना होता है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये हो जाएगी कि वो तमाम बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो 50 का स्लॉट रखें। मिसाल के तौर पे 50 एमसीक्यूज करें, उसके बाद बबल शीट पे प्लॉट करें। वो तमाम बच्चे जिनको लगता है उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, बबल शीट के साथ भी उतना फ्रेंडली नहीं है, वो 10 का स्लॉट रखें। 10 एमसीक्यूज करें, बबल शीट पे प्लॉट करें, फिर 10 एमसीक्यूज करें, बबल शीट पे प्लॉट करें, फिर 10 एमसीक्यूज करें, बबल शीट पे प्लॉट करें। इस तरीके से फायदा ये हो जाएगा कि वो सेफ जोन में रहेंगे। जितना पेपर किया उतनी बबल शीट फिल है, तो वो पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है 15 मिनट्स आर लेफ्ट और किसी हद तक बबल शीट को फिल करने के लिए भी आपको 12 से 18 मिनट चाहिए होते हैं। तो बच्चे जल्दबाजी में जिस टाइम पे कर रहे होते हैं उनके हाथ कांप रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी वो चीजें अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सक रहे होते। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूं। वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है 1 से 50 का सेगमेंट रखें। वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन उनको लगता है इतनी अच्छी नहीं है 1 से 10 का सेगमेंट रखें। लेकिन वो बच्चे जो 1 से 50 का सेगमेंट रख रहे हैं वो भी यही कोशिश करें कि 150 तक किसी टेक्निक से चलें, मतलब 50 एमसीक्यूज किए डाले, फिर 50 एमसीक्यूज किए डाले, फिर 50 एमसीक्यूज किए डाले, लेकिन आखिरी वाले जो 50 एमसीक्यूज होंगे मिसाल के तौर पे 151 से 200 तक, फिर वो 10-10 का स्लॉट रखें ताकि वो 50 एमसीक्यूज उनके रिस्की ना हो जाएं। ठीक हो गया। अब बबल शीट फिलिंग के हवाले से कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि हम बबल शीट फिल कैसे करें, अगर दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बबल फिल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो आपकी बाउंड्री है ना, आप सबसे पहले इसको कवर करो और इसको शेड करते करते आप सर्कल के अंदर आओ। ठीक है, अब जैसे इसकी बाउंड्री ये है तो सबसे पहले मैं इसको फिल करूंगा। ठीक हो गया, और फिर इसको फिल करते करते जो है मैं अंदर आ जाऊंगा। ठीक हो गया, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होती है फिलिंग की। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे जब हम बाउंड्री को फिल करते हैं और थोड़ा सा हम लोगों का शेड इस दायरे से बाहर निकल जाए, जैसे मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, लेकिन आपने इसको कंप्लीटली फिल करना है, ऐसा नहीं करना। कुछ बच्चे होते हैं जस्ट ऐसा कर लेते हैं जल्दबाजी में, या ऐसा कर लेते हैं जल्दबाजी में। तो इतना आप याद रखो कि अगर मिसाल के तौर पे आपका ये बबल कम फिल होगा तो कंप्यूटर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। तो इस बुनियाद पे आपने बबल को पूरा फिल करना है, आधा फिल नहीं करना। ठीक है, तो ये गलत अप्रोच है, ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है। दूसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैंने भी प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान भी देखा। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं वो जल्दबाजी में बबल शीट पर कुछ गलत लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पे जगह खत्म हो गई, बबल शीट का ये हिस्सा खाली है ना, जल्दबाजी में यहां पे रफ वर्क करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से चीजें उन्होंने लिखी होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपने बबल शीट पे कुछ भी रफ वर्क या कोई भी सिग्नेचर या कोई भी मार्क नहीं लगाना, इससे बबल शीट का जो कोड होता है वो टूट जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों की बबल शीट में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो नंबर से पहले मार्क लगा रहे होते हैं, जैसे इस तरह के मार्क, इस तरह के मार्क, इस तरह के मार्क, इस तरह के मार्क, इस तरह के मार्क। तो आपने किसी किस्म का कोई भी मार्क अपनी बबल शीट पे नहीं लगाना। ठीक है, जितना भी रफ वर्क है, कोई कैलकुलेशन है, कोई मार्क है, कुछ स्टार्स हैं, आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे लगाने हैं। बबल शीट का देखो मतलब क्या है कि ये सिर्फ बबल्स के साथ डील करती है, तो आपने सिर्फ इसमें बबल्स की अपनी इंफॉर्मेशन देनी है और किसी किस्म का कोई मार्क नहीं लगाना। क्योंकि देखो जिस टाइम पे ये कंप्यूटर को हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आपने कोई मार्क लगाया होगा ना, तो इधर हिडन कंप्यूटर का एक मार्क होता है। जब आपने इस तरह का कोई मार्क लगा दिया तो वो मार्क टूट जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो अगेन मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि बबल शीट पे ना कुछ लिखना है, ना कुछ मार्क लगाना है, ना कोई रफ वर्क करना है। इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और सिर्फ इसको दायरों के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपनी मेन अप्रोच पे आ जाते हैं कि भाई पेपर से बबल शीट के ऊपर प्लॉटिंग का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो मुझे यह लगता है कि पेपर से बबल शीट की तरफ प्लॉटिंग का बेस्ट तरीका यह हो सकता है कि आप डॉट स्ट्रेटेजी के साथ चलो। ठीक है, डॉट स्ट्रेटेजी यह होती है कि फॉर एग्जांपल 1 में डी है,
2 में D है, 3 में E है। आप इधर आ जाओ बबल शीट पे, 1 में D था, 2 में D था, 3 में E था, डॉट लगाओ, ठीक है। उसके बाद 4 में हम लोगों के पास हमने नहीं किया, 5 में मेरे पास A था, यहां पे 4 मैंने नहीं किया, 5 में मेरे पास A था, ठीक है। अब इसी तरीके से 6 में C था, 7 में D था। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल कर लेता हूं कि 6 में C था, 7 में C था, 8 मुझे नहीं आता था, 9 में फिर C था और 10 में D था। तो आप सबसे पहले डॉट लगा लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप 10 MCQs के डॉट लगा लोगे ना, आराम से अपनी पेपर बोर्ड के ऊपर बबल शीट रखो और जितने भी डॉट लगे हुए हैं इसको आराम से फिल कर लो, ठीक है। अब ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो गई। इसके मुख्तलिफ फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये हो जाएगा कि अगर आप एक एक MCQs प्लॉट करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 में D था, आप इधर आ जाते हो, D को फिर निकालते हो, इसको फिल करते हो आराम से, इसमें देखो डिले आता है। तो ये जो डिले है ना, ये बाज़ औक़ात मिस्टेक कॉज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 में हमने नहीं किया, 5 में A है, तो जिस टाइम पे आप वापस बबल शीट पे जाओगे और आपको ये माइंड में है कि मैंने पूरा का पूरा बबल फिल करना है, तो आपके माइंड में तो ये चल रहा है ना कि मैंने पूरा बबल फिल करना है, तो इसका ये मतलब है कि एक डिले कॉज होगा। जब ये डिले कॉज होगा तो आप ये भूल जाते हो बीच में छोटे से माइक्रो सेकंड के लिए कि आपने तो 4 किया ही नहीं था, आपने 5 किया था जिसमें A था, लेकिन बबल फिल करते वक्त आप डायरेक्ट 4 को फिल कर लेते हो, ठीक है। तो बहुत दफा ये चीज देखी गई है कि जब भी आप कंप्लीट बबल फिलिंग टेक्निक की तरफ आते हो तो इस तरह की गलती आ जाती है कि आप डायरेक्ट यहां पे देखते हो कि भाई 4 मैंने नहीं किया था, 5 में ये था, लेकिन यहां पे 4 के बबल को फिल कर लेते हो। क्यों? क्योंकि माइंड में ये होता है कि भाई मैंने बबल फिल करना है, मैं बबल फिल करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन जिस टाइम पे आप ये डॉट स्ट्रेटेजी पे काम करते हो ना, तो डॉट जो होता है एक फास्ट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपको डिले मिलता ही नहीं है। तो जैसे 4 नहीं किया, 5 में A है, डायरेक्ट बबल शीट में गए, 4 नहीं किया, 5 में डॉट लगाया, वापस में क्वेश्चन पेपर पे आया, तो जिस टाइम पे डिले कम हो जाएगा, गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा एक और इसका बहुत बड़ा फायदा यह है, फॉर एग्जांपल आपने 4 नहीं किया था, 5 में A है, आप वापस इस पे आ गए और आपने डॉट लगा दिया गलती से, 5 की जगह 4 पे इधर डॉट लगा दिया, आप वापस इधर गए और एकदम आपको याद आया कि भाई ये तो मैंने किया ही नहीं था, एक्चुअली ये 5 का A था, तो वापस आके आप 5 के पे डॉट लगाओगे, लेकिन जो इसका डॉट है ना, ये इससे आप पैनिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जो डॉट होता है ना मामूली सा, इसको कंप्यूटर रीड नहीं करता, तो आप सेफ जोन में रहते हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी गलती हो जाती है डॉट के साथ तो आपने रिलैक्स रहना है, लेकिन अगर आपने इसको पूरा का पूरा फिल कर लिया होता तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था, बस ये मार्क्स आपसे चला गया। तो ये मेन फायदा था डॉट स्ट्रेटेजी का। सबसे पहला फायदा ये हो गया कि जैसे क्वेश्चन पेपर पे इधर आओगे टाइम डिले कम लगेगा। दूसरा ये है गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तीसरा ये है कि अगर गलती से गलत जगह डॉट लग भी गया तो उसकी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डॉट नहीं उठाता, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा फिल होता है तभी वो उठाता है। लेकिन वो बच्चे जो मार्कर यूज कर रहे हैं उन्होंने केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्कर का जो डॉट है वो बॉल पॉइंट के डॉट से बहुत बड़ा होता है। तो जैसे अगर वो मार्कर का डॉट लगाएंगे वो तो तकरीबन इतना डॉट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये तकरीबन 30% ऑफ द सर्कल को तो फुल ही कर रहा है। तो इस बुनियाद पे जो मार्कर का डॉट है वो अनसर्टेन है। मार्कर से आपने डॉट नहीं लगाने, डॉट जो है आपने पॉइंटर या बॉल पॉइंट से लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो निप है वो थिन होती है, जो उनका डॉट होता है बड़ा बारीक बनता है, तो उस बारीक जो है वो कंप्यूटर नहीं उठाता, लेकिन जो जितना मोटा होगा उतना कंप्यूटर उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफी रिलैक्सिंग और एक फास्टेस्ट प्रोसेस भी होता है कि सारे के सारे जब आपको डॉट नजर आ जाते हैं, आप आराम से पेपर बोर्ड के ऊपर अपनी बबल शीट लिखते हो, जितने भी डॉट हैं उसको अच्छे तरीके से फिल कर लेते हो। तो एट वन गो आपके अच्छे खासे डॉट जो हैं वो आराम से फिल हो जाते हैं और आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये डॉट स्ट्रेटेजी थी जो यूजुअली मैं यूज करता हूं। उम्मीद है अगर आप यूज करोगे आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आपके पास इससे अच्छी कोई स्ट्रेटेजी और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो उसी के साथ चलो। एट द लास्ट मोमेंट अपनी स्ट्रेटेजी बदलना नहीं, ठीक है। इस हवाले से जितने भी की पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को मेरा बताना जरूरी है, मैंने कोशिश की कम टाइम में आपको डिलीवर कर सकूं। मेरी अल्लाह से पूरी पूरी दुआ है कि वो तमाम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनको बहुत ज्यादा कामयाबी अता फरमाए और वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेन एग्जाम। और वो जो चीज है ना, वो याद रखना कि चेहरे पे स्माइल हो मगरिब के बाद, सैटरडे मगरिब के बाद चेहरे पे स्माइल हो। घर वाले परेशान, भाई इसको हुआ क्या है, बस चेहरे पे स्माइल हो। टेस्ट सेंटर के लिए निकल रहे हो स्माइल हो, पेपर के लिए बैठे हो स्माइल हो। इन स्ट्रेटेजीज के साथ जो है आपने काम करना है, जबान पे दरूद शरीफ हो, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह आप पे अपना फजलो करम जरूर करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होगी एनजी कॉन अवार्ड सेरेमनी में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।